हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान के भाग, अनुसूचियां व प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। और इस टॉपिक से प्री में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कुछ बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं लेकिन कुछ बहुत डीप क्वेश्चन होते हैं, मतलब टफ क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और तो सबसे पहला आप काम कीजिए कि आप इसके साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, सिर्फ किसी के दूसरे के नोट्स पे मत रहा कीजिए आप। ठीक है, आप रेडीमेड नोट्स के चक्कर में मत पड़िए। आप पढ़ रहे हैं तो साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि आपका जो नोट्स होगा वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप दूसरे के नोट्स पे मत निर्भर रहा कीजिए। ठीक है, और ना ही आप किसी अन्य, जैसे बहुत से मार्केट में नोट्स हैं तो उनके चक्कर में पढ़ा कीजिए। आप नोट्स पढ़िए लेकिन उसके आधार पे फिर अपना नोट्स बना लीजिए आप। उससे क्या होगा कि आपको एक तो नोट्स बनाते समय आप पढ़ेंगे उसको, फिर आप लिखते समय वो रिकॉल होगा और आपका नोट्स ज़्यादा समझ में आपको आता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आप अपना नोट्स बना लीजिए, उसके आधार पर ही पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो आज का देखते हैं, आज के लेक्चर की हाईलाइट्स क्या क्या हम लोग के हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या है, इससे टॉपिक से रिलेटेड दूसरा है। फिर इसमें दूसरा क्या है हाईलाइट, कि संविधान में कौन भाग हैं और किस भाग में कौन से विषय हैं और उन विषयों का किस अनुच्छेद तक विस्तार है। फिर अनुसूचियां कौन कौन सी हैं और उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। फिर कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग आज जो अध्ययन करेंगे उसके आधार पर कुछ प्रश्न मैं दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको। तो देखिए, सबसे पहली जो हाईलाइट है वो यही है कि क्वेश्चन है, और ये क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। ठीक है, अब देखिए इसमें आंसर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है ABCD। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हल कराने का भी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बस आप देखिए कि पढ़ते समय हम लोग को क्या दिमाग में रखना है, ध्यान क्या रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर मैं जब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे बहुत डिटेल में इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि तब तक हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ चुके होंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग को अच्छा भी लगेगा। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। पहला कथन है। दूसरा कथन है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं इसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। अब दो कथन दिए गए हैं, इसके आधार पर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो ये चीज़ देखिए, अब पहला जो क्वेश्चन है बहुत सरल है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये भी टफ की श्रेणी में नहीं आता, ये भी थोड़ा सा टफ है पहले की अपेक्षा। तो अभी तो इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, तो हम लोग को उतना तक पढ़ना है। लेकिन फिलहाल मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग को टॉपिक पे कैसे फोकस रखना है अपने आप को, कि कैसे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को हमको फाइंड आउट करना है और किस टॉपिक्स पे क्या हम लोग को अपनी मतलब फोकल पॉइंट है उसको हम लोग को करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग को अगला टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं कि जो संविधान के भाग हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए संविधान के भाग की बात है और उसमें क्या विषय उल्लिखित है उनका है, और फिर किस अनुच्छेद तक उनका विस्तार है, इसका वर्णन है। तो भाग 1 में क्या किया गया है, संघ एवं उसका क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, कि भारत, ये जो वर्णन नहीं किया गया है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, या यूनियन ऑफ स्टेट है जो भारत के बारे में कहा जाता है। ठीक है, राज्यों का संघ है। फिर इसका वर्णन कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। तो अभी तो हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर देख रहे हैं, बहुत शॉर्ट में देखते चल रहे हैं। बाकी हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 4 में क्या प्रावधान है। तो यहाँ तो हम लोग बस शॉर्ट में देखते चल रहे हैं। फिर द्वितीय भाग में क्या है, ये नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया द्वितीय भाग में। ठीक है, और ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका विस्तार है। फिर भाग 3 में क्या किया गया है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात की गई है और इसका विस्तार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। फिर भाग 4 में क्या वर्णन किया गया है, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई है और इसका विस्तार अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है, फिर भाग 4(1) में क्या शामिल किया गया है, तो ये हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये, और ये क्या है, अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया। अब आपको होमवर्क है कि आप जाकर देखिएगा कि भाग 4(1) में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है और ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संविधान में शामिल किया गया है।
फिर भाग 5 में क्या है, ये संघ सरकार के बारे में वर्णन किया गया है। अब संघ सरकार में क्या है कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, ठीक है, फिर मंत्रिपरिषद का, संसद का, जिसके संसद के दोनों सदनों का, फिर इसके बाद है उच्चतम न्यायालय का, फिर इसके बाद है CAG, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी वर्णन किया गया है इसमें संघ सरकार में। और इसका विस्तार कहाँ है, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इसका विस्तार है। फिर भाग 6 में क्या है, ये राज्य सरकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्य विधानमंडल है, फिर राज्य की उच्च न्यायालय का भी वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। और ये क्या है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक इसका विस्तार है। फिर भाग 7 में क्या किया गया है, इसका क्या किया गया, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड है ख, इसको निरस्त कर दिया गया है, इसका विलोपन कर दिया गया है। फिर भाग 8 में क्या किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। और ये क्या है, 239 से लेकर 242वें अनुच्छेद तक इसका वर्णन पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग भाग 9 में क्या है। तो भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है, ठीक है। पंचायतें मतलब ग्राम पंचायतें, और इसका वर्णन जो है ये 343 से लेकर 343 तक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर भाग 9A में क्या है, भाग 9(1) में क्या है, नगर पालिकाएं हैं, ठीक है। अब ये अनुच्छेद 343P से 343ZG तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो जब हम लोग पंचायत के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि ये 343O क्या है, 343P क्या है, 343ZG क्या है, तो इसका बहुत विस्तार हम लोग नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें पढ़ेंगे या ग्राम पंचायतें पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर तो बस शॉर्ट में देखते चल रहे हैं हम लोग। फिर भाग 9B क्या है, तो ये सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है, जो 2011 में संविधान संशोधन के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। तो अनुच्छेद 243 ये ZH से लेकर 243 ZT तक ये प्रावधान किया गया है कि इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। फिर भाग 10 में क्या किया गया है, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है, और ये कहाँ से है, अनुच्छेद 244 से लेकर 244A तक में इसमें इसका वर्णन है, ठीक है। फिर भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध क्या है, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध जो है उनका वर्णन किया गया है, और ये कहाँ तक है, अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक की बात की गई है। फिर भाग 12 में क्या है, ये वित्त है, संपत्ति है, अनुबंध है और मुकदमे आदि के बारे में इसमें संरचना की गई है, और ये अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300A तक में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। फिर भाग 13 में क्या है, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम के बारे में इसमें उपबंध किया गया है, ये अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक इसका विस्तार है। फिर भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक में इसका विस्तार है। फिर यहाँ पर देखिएगा कि अनुच्छेद 14 है, फिर यहाँ पे 14A की बात की गई, जिसमें न्यायाधिकरण की बात की गई, जो ट्रिब्यूनल हैं उनकी बात की गई है, और इसका विस्तार क्या है, अनुच्छेद 323A से लेकर 323V तक इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे भाग 15 में क्या है, इसमें निर्वाचन की बात, जो निर्वाचन आयोग है उसकी बात की गई है, और ये क्या है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक इसका विस्तार पाया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान है, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इसमें, जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग भी है, ठीक है। और पहले प्रावधान होता था कि जो एंग्लो इंडियंस थे, जिनका संसद में और राज्य विधानमंडल में, विधानसभा में उनके लिए आरक्षण के प्रावधान थे, ये सब इसके अंतर्गत आता है। फिर भाग 16 में क्या है, 17 में क्या है, 16 में तो हम लोग देख लिया क्या है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। भाग 17 में क्या है, ये राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसका प्रावधान है। फिर भाग 18 में क्या है, तो आपात उपबंध के बारे में, और आपात कितने हैं, 3 प्रकार के हैं, एक जो राष्ट्रीय आपात है, एक जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, और तीसरा वित्तीय आपात है। तो इसका उपबंध किया गया अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में, ठीक है। अब ये भाग जो है 19 भाग में क्या है, इसमें प्रकीर्ण शक्तियों के बारे में किया गया है, जो अनुच्छेद 361 से लेकर 367 है, और इसी में क्या है 365 अनुच्छेद आता है, जिसमें राज्यों को कहा गया है कि वो
संघ द्वारा या केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, और अगर नहीं करते हैं तो उसमें राज्य में माना जाएगा कि ये राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। ठीक है, उसी आधार पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए भाग 20 में क्या किया गया है, संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। अब ये अनुच्छेद 368 में इकलौता संविधान अनुच्छेद शामिल है। फिर भाग 21 में किया गया है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है, जो अनुच्छेद 369 से लेकर 392 के बीच में है। फिर भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन है, ये अनुच्छेद 393 से लेकर 395। अब देखिए एक चीज़ है कि ये 22 भाग को हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखना तो सब कुछ है कि ठीक है भाई देख लिए चलो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ना क्या क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए भाग 1 को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, भाग 2 को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, भाग 3 को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, भाग 4 को बहुत अच्छे से दिमाग रखना है, 4A को रखना है, 5 को रखना है, 6 को रखना है, 8 को रखना है। ठीक है, फिर 9 को रखना है, 9A को रखना है, 9B को रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 11 को रखना है, फिर इसके बाद जो है आप 14 को रख लीजिएगा, 14A को याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 15 को याद रखना है आपको, फिर इसके बाद आपको आ जाना है 18 को याद रखना है, और इसके बाद फिर भाग 20 को याद रखना है। तो इतने भागों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन भागों को याद रखना है। फिर डिटेल में जब मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे तो उसको भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते ही रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं संविधान में जो प्रमुख अनुसूचियां हैं उनके बारे में। तो देखिए संविधान में, मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियां थी, बाकी समय समय पर संशोधन करके इन अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो इन अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान की गई हैं उनको देखेंगे। तो देखिए जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची है, इसमें क्या है, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम है, उनका राज्य क्षेत्र है, क्या क्या है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची में जो संघ है और राज्य हैं, इनके जो भी प्रशासनिक इकाइयाँ, चाहे राज्य हैं चाहे केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में उल्लेख किया गया, उनका नाम है या उनका क्षेत्राधिकार क्या उसके बारे में डिस्कस किया गया। संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है, तो इसमें भत्ते, विशेषाधिकारों, परिलब्धियों के संबंध में प्रावधान किया गया। किसके किसके किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में, भारतीय राज्यों के राज्यपाल के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति के बारे में, भारतीय राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, भारतीय राज्यों के विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में, और CAG भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में इसमें उपबंध किया गया है। तो याद रखिएगा कि पहली अनुसूची में क्या है, इसमें केंद्र और केंद्र के जो भी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र हैं, राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका नाम है और उनका क्षेत्राधिकार का वर्णन है। दूसरा क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है कि कुछ अधिकारी हैं, ठीक है, जिनके बारे में उनके वेतन, विशेषाधिकार और परिलब्धियों के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर तीसरी अनुसूची के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या डिस्कस किया गया है, इसमें शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख किया गया है। किसके किसके शपथ का, तो याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हम लोग को कि देखिए इसमें है भारत के केंद्रीय मंत्रियों के बारे में, संसद के लिए निर्वाचन हेतु जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, फिर संसद के सदस्यों के बारे में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल चुनाव में उम्मीदवार जो उनके लिए, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य उनके लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए। यहाँ पर देखेंगे कि 2 नाम मिसिंग हैं, उसमें एक है राष्ट्रपति और दूसरा है उपराष्ट्रपति। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उल्लेख अलग अनुच्छेद में किया गया है, इसलिए तीसरी अनुसूची में उनका उल्लेख, उनके शपथ का नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा। और एक नाम और मिसिंग है जो अभी हम लोग दूसरी अनुसूची में देखे थे कि उनके वेतन और भत्तों के बारे में कहा गया है। उसमें क्या है, लोकसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, तो वो वहाँ लोकसभा का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है वो शपथ लेता है संसद सदस्य के रूप में, ना कि वो फिर इधर कोई लेगा शपथ। ठीक है, तो याद रखिएगा संसद सदस्य के रूप में ही वो सदस्यता लेता है, वो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे।
फिर चौथी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है, इसमें जो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो सीटें आवंटित हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। फिर पांचवी अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान शामिल किए गए हैं, ठीक है, किसमें, पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में क्या किया गया है, तो ये याद रखिएगा राज्यों का नाम, इसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इन 4 राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य जरूर याद रखिएगा इसमें अगर छठी अनुसूची है। फिर 7वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। 7वीं अनुसूची में क्या है कि यह 3 जो संघ और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया। कैसे किया गया है कि जो केंद्र के विषय जो हैं, तो मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन बहुत से विषयों को क्या किया गया, इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो अब इसमें 98 विषय हैं, ठीक है, फिलहाल, ठीक है। फिर राज्य सूची के जो विषय हैं इसमें 66 विषय थे, तो अब इसमें 59 विषय बचे हुए हैं। फिर समवर्ती सूची में देखेंगे, मूल संविधान में 47 थे, तो अब 52 इसमें शामिल बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, समवर्ती सूची में। तो याद रखिएगा कि अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन से विषय केंद्र सूची में है, कौन कौन से राज्य सूची में है, कौन कौन से समवर्ती सूची में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देता है विदेश मामले, रक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, जनगणना, इसमें देता है कौन राज्य में, कौन केंद्र में, कौन समवर्ती में, सूची, शिक्षा किस में है, पुलिस किस में है, न्यायालय किस में है। तो जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ बहुत डिटेल में देखेंगे, यहाँ तो बस शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोग। फिर 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है कि अब भारत के संविधान में जो इस समय 22 भाषाएं, जो संविधान मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन समय समय पर क्या किया गया है, संविधान संशोधन किया गया है और इस समय 22 भाषाएं हैं। वो 22 भाषाएं कौन हैं, उनको याद रखना है। तो पहले असमिया है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा मतलब कन्नड़ जो है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, ओडिया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। तो ये भाषाएं हैं, ठीक है, जो संविधान संशोधन के माध्यम से 14 थी पहले, उनको बढ़ा के 22 किया गया है, ठीक है। तो लेटेस्ट में जो 4 भाषाओं को जोड़ा गया है उनके बारे में जान जरूर लीजिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये ठीक है, जो भाषाएं जोड़ी गई हैं इधर जोड़ी गई हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं इसको आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये 8वीं अनुसूची में हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे कि 9वीं अनुसूची में क्या है, तो ये क्या है, भूमि सुधार से संबंधित जो अधिनियम है, ठीक है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है या अन्य मामलों से संबंधित संसद के कृत्यों और विनियमों से संबंधित हैं, तो ये 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 9वीं अनुसूची क्या है ना कि इसमें कहा गया कि जो विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाएंगे उस पर उसकी मतलब न्यायालय में उसमें कोई वाद नहीं दायर किया जा सकता। लेकिन न्यायालय ने फिर 2007 में एक फैसला दिया, अब उसका आगे बताते हैं कि न्यायालय में 2007 में फैसला दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी मामले इसमें सम्मिलित किए जाएंगे वो न्यायिक समीक्षा के वो उन पर की जा सकती है और न्यायालय निर्णय दे सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको कि इसमें भूमि सुधार से संबंधित कानून शामिल किए गए किसमें, 9वीं अनुसूची में। और जो तमिलनाडु में जो आरक्षण, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, हालांकि अगर EWS वर्ग को अब आरक्षण दिया जा रहा है, तो ये 50% की जो लिमिट थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही क्या किया, वायलेट करके अधिक कर दिया है, ठीक है। लेकिन पहले 50% की लिमिट दी गई थी, लेकिन तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया गया था, तो उस आरक्षण को क्या किया गया था, इसी 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो याद यहाँ पे रखना है कि 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार से संबंधित कानून है। अब देखिए पहले क्या होता था कि ये प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में इसको निर्मित किया गया था, 9वीं अनुसूची को, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कुछ कानूनों को क्या किया गया है, इसमें शामिल कर लिया गया है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो उसमें कोई संशोधन ना हो पाए, तो ये चीज़ पहले था। अब ये क्या किया गया, कोई बताया कि इसमें पहले था कि इसमें न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक निर्णय दिया जिसमें यह बताया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें अगर कोई मामला डाला जाता है 9वीं अनुसूची में तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायालय उस पर निर्णय भी दे सकता है। फिर 10वीं अनुसूची क्या है, इसमें संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब ये क्या किया गया है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये 10वीं सूची को बनाया गया है, दल बदल विरोधी कानून। अब एक कानून और लाया गया है, ठीक है। उसमें क्या किया गया है
कि जो संविधान संशोधन का 91वां संविधान संशोधन था, इसमें यह प्रावधान किया गया कि संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य दल बदल के कानून के तहत उसका प्रावधान किया गया है। और उसमें कुल राज्य जो लोकसभा है केंद्र में और राज्यों में विधानसभा है, उसकी कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्रिमंडल का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार नहीं होगा। तो ये वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए, फिर 11वीं अनुसूची में क्या किया गया है, तो इस 11वीं अनुसूची में क्या किया गया है कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसमें पंचायती राज का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, पंचायतों का गठन, पंचायतों की शक्तियाँ, इनका क्षेत्राधिकार, सब के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। तो पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है किसमें, 11वीं अनुसूची में। और ये कब जोड़ा गया है, ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसमें इसको जोड़ा गया है। फिर 12वीं अनुसूची में क्या किया गया है, इसमें नगर पालिकाओं के बारे में, नगर पंचायत के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। और ये कब किया गया है, 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ये 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया संविधान में। तो ये प्रमुख क्या सभी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, इसमें कौन कौन से मैटर हैं सब हम लोग जान लिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, नोट्स बनाएंगे तो जरूर याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद तो संविधान में, मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। फिर इसमें बहुत से संशोधन किए गए हैं इस समय, तो ये बढ़ के 470 तक हो गए हैं, लेकिन ये गणना की दृष्टि से 470 हैं। मूल अनुच्छेद अभी भी कितने हैं, 395 ही हैं, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। भाग 22 हैं, अभी भी 22 हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से कितने हो गए, 25 हो गए हैं, तो ये भी याद रखना है हम लोग को, ठीक है। अनुसूचियां तो 8 थी, बढ़ के 12 हो गई हैं, वो अनुसूचियां वाकई में 12 हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे जो अनुच्छेद है ये बहुत मतलब एक तरह से समझिए कि कह लीजिए विवादित है। अभी भी मूल अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन गणना की दृष्टि से क्या हो गए हैं, वो 470 हो गए, जैसे ए बी सी जोड़ते जोड़ते ऐसे हो गए हैं, ठीक है। और भाग कितने हो गए हैं, 25 तक हो गए हैं, लेकिन वो भी जोड़ते जोड़ते। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है कि अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन किया गया है, संघ का नाम एवं क्षेत्र की बात की गई है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 3 में किया गया है नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान अनुच्छेद 3 में किया गया है। तो अभी तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमको 395 अनुच्छेद नहीं याद करना है, जो मेन अनुच्छेद हैं उनको हम लोग को जानते रहना है। और मुश्किल से 50 अनुच्छेद होंगे जो मेन अनुच्छेद हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है। मैं पढ़ाते समय आपको बताऊंगा, यहाँ तो थोड़ा सा 50 से ज़्यादा ही मैं बता दूंगा आपको कि ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर नहीं याद रखते हैं तो 50 तो कम से कम याद रखिएगा ही। हालांकि यूपीएससी में डायरेक्ट अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं, फिर भी आप जानते रहिए कभी क्या होता है कि मेंस में आप उसको लिखते हैं तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, इंटरव्यू में आप बता देंगे किसी चीज़ को तो हो सकता है आपको उसका बेनिफिट मिल जाए। तो आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर अनुच्छेद 13 क्या है कि इसमें मौलिक अधिकारों से असंगत एवं उसका अनादर करने वाले कानून है, और इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन शामिल हैं, ठीक है। फिर अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता। अब यहाँ से 14 से क्या किया गया है, जो मूल अधिकार हैं वो वास्तव शुरू हो जाते हैं। शुरू तो अनुच्छेद 12 से होते हैं, लेकिन अब 14 से क्या किया गया, मूल अधिकारों को का प्रावधान किया गया है। तो एक पहला है 14 क्या है, विधि के समक्ष समता है। 16 में क्या किया गया है कि सार्वजनिक पदों पर के मामलों में अवसर की समानता, जिसमें राज्य किसी को जन्म, लिंग और जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये है, ठीक है। तो ये सब किया गया है। 17 में क्या किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, ठीक है। तो ये आप परेशान न होइए, जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें एक एक अनुच्छेद और उसके उपभाग जो है सबके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तो शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर अनुच्छेद 19 में क्या किया गया है, बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता दी गई है और इससे संबंधित जो अधिकार हैं वो भी प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 21 में क्या किया गया है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, ठीक है। अब ये अनुच्छेद 21A में क्या किया गया है, प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है, 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का है, ठीक है। ये चीज़ है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का है, तो ये याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से माने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो ये भी याद रखना है। अनुच्छेद 30 में क्या की गई है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार, इसको इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 में क्या किया गया है, जो मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करता है, चाहे राज्य करता है चाहे व्यक्ति करता है,
तो इसके लिए हम उच्चतम न्यायालय में रिट वाद दायर कर सकते हैं, जिसके संबंध में उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो ये प्रावधान, तो ठीक है, ये मौलिक अधिकारों के उपचार का प्रावधान अनुच्छेद 32 में किया गया है। फिर 38 में क्या किया गया, जो अब 38 किसका भाग हो जाता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 40 में क्या है, इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 40 में क्या किया गया है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया, जो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 44 में क्या किया गया है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, वो इसी 44वें संविधान अनुच्छेद 44 में शामिल किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 45 में क्या है, तो ये अनुच्छेद 45 में क्या था, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है। ये पहले डीपीएसपी का भाग था, जिसको संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया है। तो उसमें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कर दी गई है। और यहाँ पे क्या किया गया है कि राज्य को निर्देश दिया गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 46 क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 50 क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का एक प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये है। अनुच्छेद 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में योगदान देगा। अनुच्छेद 51A क्या है, ये मौलिक कर्तव्य है, जो हम लोग देखे थे ना संविधान के भाग 1 में, संविधान का जब भाग पढ़े थे हम लोग, तो वहाँ पे इसको हम लोग देखे थे कि संविधान का भाग 4A में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 72 में क्या किया गया है, राष्ट्रपति जो है कुछ मामलों में क्षमादान, सजा निलंबन करने, परिहार या लघुकरण करने का राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ उनका उल्लेख किया गया है। तो जब राष्ट्रपति हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल में इन सब का अध्ययन करेंगे हम लोग। फिर अनुच्छेद 74 में क्या किया गया है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसकी मंत्रिपरिषद की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 76 में क्या किया गया है, भारत के महान्यायवादी, इसका उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 78 में क्या किया गया है कि राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, या ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 78 में प्राप्त करता है। फिर 110 में क्या किया गया है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। हालांकि 110 से 78 से और 110 के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, जिसमें अनुच्छेद 17A9 है, 80 है, 81 है, ठीक है, बहुत से हैं, 101 है, 102 है, 103 है, 108 है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हम लोग फिर डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जो थोड़ा सा हम शॉर्ट में ही आपको बताना चाह रहे हैं कि इन अनुच्छेद को तो कम से कम जानते रहिए आप लोग, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 112 है। इसमें क्या है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम लोग बजट कहते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 123 में क्या है कि जब संसद अवकाश के, मतलब संसद का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को ये लगता है कि किसी बहुत आवश्यक मुद्दे पे हमको कानून बनाना जरूरी है, तो ये अध्यादेश प्रख्यात करने का प्रावधान करता है, मतलब ऑर्डिनेंस का प्रावधान करता है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है। 143 क्या करता है, अनुच्छेद 143 कि जो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख करता है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 148 में क्या प्रावधान किया गया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको CAG बोलते हैं, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, उसका प्रावधान किया गया है। और 149 में किया गया है, इसके कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। फिर अब इसके बाद आ जाता है राज्य सूची के जो विषय हैं, ठीक है, या राज्य का जो राज्य सूची का नहीं बल्कि संघ का जो संघ एवं राज्य क्षेत्र थे, अब राज्यों का क्षेत्र आ जाता है। तो इसमें क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है अनुच्छेद 155 में। फिर अनुच्छेद 61 में क्या है कि जैसे हम लोग देखें कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं अनुच्छेद 72 में, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, राज्यपाल की जो क्षमा आदि के मामले में क्षमादान करने की, निलंबन करने की, परिहार या लघुकरण करने की शक्तियां, उनका उल्लेख किया गया है। फिर अनुच्छेद 163 में क्या किया गया है, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। जैसे हम लोग देखे थे ना, अनुच्छेद 74 में क्या था, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए केंद्र में एक मंत्रिपरिषद होगी। तो वैसे अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपाल को सहायता देने के लिए एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, ठीक है। अनुच्छेद 165 में क्या है, राज्य का महाधिवक्ता है, ठीक है। जैसे हम अनुच्छेद 76 में देखे थे ना, महान्यायवादी, तो वैसे ही राज्य में क्या है,
महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। फिर अनुच्छेद 167 के अंतर्गत क्या है, राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य होंगे। जैसे अनुच्छेद 178 में क्या था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है, वैसे ही 167 में राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है। फिर 168 में क्या था, राज्यों में विधानमंडल के गठन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 168 में। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 169 में क्या है, तो राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन या उनके निर्माण के बारे में प्रावधान किया गया है, जिस राज्य में विधान परिषद है। अब आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इस समय भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद हैं और वो राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है। फिर अनुच्छेद 170 में क्या है, राज्यों में विधानसभा की संरचना के बारे में है। फिर 171 में क्या है, राज्यों में विधान परिषदों की संरचना के बारे में है। ठीक है। फिर 172 में क्या है, राज्य विधानमंडल की अवधि क्या होगी, इसके बारे में है। फिर 173 में क्या है, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या योग्यता है, इसके बारे में है। 174 में क्या उल्लेख किया गया है, राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान व विघटन के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 178 में क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 200 में क्या किया गया है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी दे मतलब अनुमति देने या न देने के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 202 के बारे में क्या है, राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण। जैसे अनुच्छेद 112 में केंद्र का बजट था, तो अनुच्छेद 202 में क्या है, राज्य विधानमंडल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट कहते हैं, राज्य का बजट के बारे में। ठीक है। फिर अनुच्छेद 210 में क्या है, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उपबंध किया गया है। फिर अनुच्छेद 212 में क्या किया गया है, न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की जांच नहीं करनी है, इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, कि न्यायालय ये नहीं जांच कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की क्या कार्रवाई हुई है। ठीक है, तो ये है। फिर अनुच्छेद 213 में क्या किया गया है, अब देखिए यहाँ पर जैसे अनुच्छेद 123 में हमने देखा था कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति किसी आवश्यक मुद्दे पे क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो वैसे ही राज्य विधानमंडल अगर न चल रहा हो और अधिवेशन में न हो तो यहाँ पे राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल भी। ठीक है। फिर इसके प्रावधान क्या क्या होंगे, कैसे होगा, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उसमें हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। यहाँ तो हम लोग छोटा एकदम बिल्कुल शॉर्ट में देखते चल रहे हैं। फिर अनुच्छेद 214 में क्या किया गया है, राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय। जैसे हम लोग देखे थे ना कि 124 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट का गठन था, तो 214 में क्या है, हाई कोर्ट के गठन के बारे में है। ठीक है। फिर 217 में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों पद की शर्तें क्या क्या उनके बारे में उपबंध है। फिर अनुच्छेद 226 के बारे में क्या है, तो जैसे हम लोग देखे थे कि मूल अधिकार के हनन के मुद्दे पर अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर रिट जारी करा सकता है, तो वैसे ही अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार के हनन के लिए और किसी अन्य उपबंध में भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ अनुच्छेद 226 के तहत जो मूल अधिकारों के हनन हो रहे हैं तो उसमें हम लोग हाई कोर्ट में जाके रिट जारी करा सकते हैं। फिर क्या है, अनुच्छेद 239 ए। ठीक है, इसमें क्या है, दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 239 ए में। फिर अनुच्छेद 243 बी में क्या है, ये पंचायतों के गठन का है। 243 सी में क्या है, पंचायतों की संरचना के बारे में है। 243 जी क्या है, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार एवं उत्तरदायित्व के बारे में प्रावधान है। 243 के है, के में क्या प्रावधान है, पंचायतों के चुनाव के बारे में प्रावधान किया गया। किसमें, 243 के में पंचायतों में क्या चुनाव होंगे, कैसे निर्वाचन होंगे, उनके बारे में। 249 में क्या है, इसमें प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, इसमें यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 262 में क्या किया गया है, तो अंतर्राज्यिक नदियां या नदी घाटियों के जल से संबंधित जो विवाद है उनका न्याय निर्णय के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 265 में क्या है, ये विधि के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया सकता। इसमें यही है कि कोई भी कर विधि के प्राधिकार के बिना नहीं लगाया जा सकता। इसमें किसमें प्रावधान किया गया, 265 में। फिर 275 में क्या है, संघ की ओर से कुछ राज्यों को अनुदान प्रदान करने का है, ये प्रावधान किया गया है 275 में। फिर 280 अनुच्छेद 280 में क्या है, तो इसमें फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया, जो वित्त आयोग है उसका प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 300A में क्या प्रावधान किया गया है, तो जो जानते हैं अनुच्छेद 31 का जो मूल अधिकार मिला संपत्ति का अधिकार, जब उसको संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों से हटा दिया गया तो फिर उसको शामिल कर लिया गया अनुच्छेद 300A में। वो सामान्य कानून है जो संपत्ति के अधिकार को संरक्षित करता है, ठीक है, मूल अधिकार नहीं है। अब अनुच्छेद 311 क्या है, तो ये संघ या राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी बर्खास्तगी, निष्कासन, निलंबन या पदोन्नति से संबंधित ये क्या है, प्रावधान करता है, ठीक है। जब आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप इसको याद रखेंगे 311 में, इसमें आपके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, लेकिन यही चीज़ है कि अगर होती है तो यही चीज़ में देखेंगे आप। फिर अनुच्छेद 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं क्या हैं, ठीक है, इनके बारे में प्रावधान किया गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कीजिएगा कि इस समय भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 2 के बारे में तो आप बहुत गट से बता देंगे, बहुत तुरंत बता देंगे, आईएएस और आईपीएस, बट तीसरी कौन सी है उसके बारे में, या चौथी कौन है, कोई है भी तो बताइएगा जरूर कि कितनी है और कौन कौन सी है, ठीक है। अनुच्छेद 315 क्या है, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 320 क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में चर्चा की गई है। फिर अनुच्छेद 323A में क्या है, ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में किया गया है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। फिर अनुच्छेद इस जब नौकरी आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका इससे भी पाला पड़ेगा, ठीक है, और इससे पाला तो पड़ेगा ही, इससे पाला तो पड़ेगा ही, ठीक है, इससे भी पाला पड़ेगा, इससे भी पाला पड़ेगा। तो ये आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो आप जरूर इसको याद रखिएगा कि क्या क्या प्रावधान किए गए, हालांकि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। चलिए, अनुच्छेद 324 में क्या है, तो चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब जानते हैं कि इस समय इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यकलापों को लेकर 2 तरफा चर्चा हो रही है। एक उसके कार्यकलापों की आलोचना हो रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ उसके कार्यकलापों की सराहना हो रही है। अब आप खुद समझिएगा कि सराहना कर रहे हैं कि आलोचना कर रहे हैं, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर अनुच्छेद 330 में क्या किया गया है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया 330 में। फिर अनुच्छेद 335 में क्या किया गया है, सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का दावे का इसमें प्रबंध किया गया है। फिर अनुच्छेद 352 में क्या किया गया है, तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो किया था राष्ट्रपति, किस आधार पर किया, 3 आधार पर किया जाता है, ठीक है, तो उस पर आधार पर किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 356 क्या है, तो ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रपति शासन कहा जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। अब इसमें क्या है, अनुच्छेद 365 के अंतर्गत अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो राज्यपाल वहाँ पे संवैधानिक तंत्र की विफलता का आरोप लगा कर क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। फिर अनुच्छेद 360 क्या है, कि जो वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 365 क्या है, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावित करने में विफलता के आधार पर, जो मैं आपको बता रहा था यही, तो इस पर राष्ट्रपति शासन इसके आधार पर लगाया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति और इसकी प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। फिर अनुच्छेद 370 क्या है, जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान था, जिसको 2019 में संसद ने क्या कर दिया है, उसमें संशोधन कर दिया है, ठीक है। तो ये प्रमुख अनुच्छेद थे जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, ठीक है। तो इतने अनुच्छेदों को तो आपको याद रखना है, अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं याद रखते हैं तो भी अब कम से कम 50 अनुच्छेदों को तो याद रखना है। मैं पढ़ाऊंगा जैसे जैसे क्लास, वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा कि कौन कौन से अनुच्छेद इसमें इंपॉर्टेंट है। अब अगला टॉपिक इसमें है कि जो इसको पढ़े हैं हम लोग, उसके आधार पर क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहला है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्शन है, इसमें आप लोग इसमें कोई भी आंसर होगा तो उसको टिक कीजिएगा, बताइएगा। दूसरा है, भूमि सुधार किस सूची का विषय है, अब ये संघ सूची का है, समवर्ती सूची का है, राय सूची का है, अवशिष्ट विषय है, तो इसको बताइएगा, ठीक है। हालांकि ये अभी पढ़ाया नहीं गया है, यहाँ पे तो सिर्फ सूची बताई गई किसमें शामिल है, लेकिन यहाँ पे बताइएगा इसको भी, थोड़ा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर किए होंगे तो इसको जरूर बताइएगा। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग क्या, नेक्स्ट डे हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें यही होगा कि जो हम लोग की प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।